हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 प्रश्नावली 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 5 तक हम लोग हल कर चुके थे। आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6 से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप पीछे की कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। ठीक है, कह रहा है कि यदि इस चित्र में कह रहा है कि AC बराबर BD है तो आपको सिद्ध करना है कि AB और CD आपस में बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सिद्ध करना है, उसको लिख लेते हैं। आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर CD। ठीक है, यह आपको सिद्ध करना है। अब आपको दिया क्या हुआ है, दिया क्या है? ठीक है, यहाँ पे AB बराबर CD सिद्ध करना, दिया क्या है? AC बराबर BD। ठीक है, यहाँ पे AC बराबर BD दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए AC बराबर क्या हो सकता है? अगर AC बराबर हम लिखें यहाँ पे तो AC बराबर AB प्लस AC। ठीक है, AB प्लस BC। देखिए यहाँ पे अब एक एक का मान ज्ञात कर लेते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ AC बराबर क्या हो जाएगा? AB और प्लस BC, यानी AC को हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC। ठीक है ना, यह पूरा AC का मान AB प्लस BC के बराबर होगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए BD बराबर क्या हो जाएगा? BD बराबर क्या हो जाएगा? BD बराबर हो जाएगा BC प्लस CD। BC प्लस CD, यह आपका समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब यही मान जो है समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है ना, तो अब यहां पे लिख लेते हैं समीकरण 2 तथा समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए क्या होगा। यहाँ पे समीकरण क्या है? 1, AC बराबर BD। ठीक है, जो कि दिया हुआ था आपको। तो अब AC का मान कितना आया? AB प्लस BC। तो AC के स्थान पे क्या रख देंगे समीकरण 1 में? AB प्लस क्या आया है? BC बराबर है, तो बराबर, फिर BD का मान क्या आया? BC प्लस CD। BC प्लस CD। अब देखिए BC को अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो BC से BC क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इधर जब आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, और ये प्लस में, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका? AB बराबर CD। ठीक है, AB बराबर CD, और यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पे यह क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे सिद्ध हो गया कि AB जो है CD के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपका, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सभी को जो भी चीजें लिखनी है हमने पहले ही लिख लिया है, क्योंकि अगर वीडियो के बीच में हम लिखना चालू करेंगे स्टूडेंट्स तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जो भी आप चीजें लिखना है वो लिख लिया है हमने, आपको समझा देंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभिगृहित 5 है क्या। तो यूक्लिड के अभिगृहित 5 के अनुसार अभिगृहित 5 यह है कि एक पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है।
ठीक है ना, एक पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह विपरीत 5 कहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वैसे तो यह सारी चीजें स्टूडेंट्स हमने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया हुआ है। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वह वीडियो आप देख लेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह यह प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिए, यह हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। हमने मान लिया कि a बराबर b प्लस सी। ठीक है, a बराबर b प्लस सी, यानी a का मान जो है b प्लस सी के मान के बराबर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक पूर्ण, मतलब यह पूरा जो है, यह a का जो मान होगा वह हमेशा b से भी बड़ा होगा और c से भी बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है a के बराबर है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि एक पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, मतलब कोई एक पूरी चीज है तो वह अपने भाग से बड़ी होगी। ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए a एक स्टूडेंट है, b एक स्टूडेंट है, c एक स्टूडेंट है। मैंने स्टूडेंट a को 10 रुपए दिए, स्टूडेंट b को 5 रुपए दिए, स्टूडेंट c को 5 रुपए दिए। अब यह हम कहें कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वह जो है a के बराबर होंगे। जैसे पहले ही हम 10 इसको दे दिए, इन दोनों को 5-5 दिए, तो 10, a का मान तो 10 है और b और c का मान 5-5 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तब वह a के बराबर होंगे। लेकिन अगर यह कहें कि इसके पास जितना पैसा है वह a से क्या, b से क्या है, अधिक है, तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया कि a बड़ा होगा b से और a बड़ा होगा c से, और यही चीज आपसे कह रहा था। ठीक है, इसलिए जो यह विपरीत 5 को सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। इसको सर्वव्यापी सत्य इसलिए मानते हैं क्योंकि विश्व के किसी भाग में किसी भी वस्तु के लिए यह कथन सत्य होता है। मतलब आप किसी भी जगह पे, संसार के किसी भी जगह पे हो, यह कथन हमेशा सत्य होता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपको लिखना है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, मेन चीज यह था आपको यहाँ पे विपरीत 5 जो कहता है, तो यह कहता है कि एक पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। वह चीजें हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब प्रश्न नंबर 8 है, यदि यल तथा यम प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और P पैरेलल, ठीक है ना, P समांतर यल तथा Q समांतर यम, तब सिद्ध कीजिए कि P रेखा Q को प्रतिच्छेद करेगी। और यह बुक में आपको फिगर दिया हुआ था, ठीक है ना, जिसको हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से एक एक लाइन को समझिएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जो जो चीजें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई हैं लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया क्या है, P पैरेलल है, यानी P समांतर है यल के, तथा Q समांतर है यम के। ठीक है, यह दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, P रेखा Q को प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि P रेखा Q को प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं P रेखा Q को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, P रेखा Q को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहां पे मान लेते हैं कि यदि P और Q, ठीक है, P और Q परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तब क्या होगा। यहां पे मान लेते हैं कि यदि P और Q परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। हमने मान लिया कि यदि P और Q परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अगर यह परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो क्या होंगी, यानी अगर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं तो P जो है Q के क्या होगा, समांतर होगा, यानी P समांतर होगा Q के, यानी P समांतर Q होगा। अगर
पी क्यू के समांतर होगा तो हम कह सकते हैं कि क्यू जो है क्या होगा, अगर यहाँ पे देखिए पी अगर क्यू के समांतर होगा और यहाँ पे दिया हुआ है कि पी पैरेलल है यल के, देखिए पी अगर क्यू के समांतर होगा और हमें दिया हुआ है कि पी पैरेलल है, ठीक है ना, पी समांतर है यल के, तो अगर पी समांतर है यल के और यहाँ पे दिया हुआ कि पी पैरेलल है क्यू के, तो यानी क्यू जो है पैरेलल होगा किसके, यल के, क्योंकि यह दोनों रेखाएं जब आपस में पैरेलल हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे P हमने माना कि P और Q परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, अगर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तो दोनों समांतर होंगी। अब आपको दिया हुआ था कि P पैरेलल है यल के यहाँ पे, तो जब P और यल आपस में पैरेलल है और यहाँ पे P Q के पैरेलल है तो यहाँ पे P P, ठीक है ना, तो Q और यल भी आपस में पैरेलल होंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q पैरेलल यल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, दूसरा आपको क्या दिया हुआ था कि Q समांतर है यम के, यहाँ पे देखिए Q समांतर है यम के। अब अगर Q समांतर होगा यम के, ठीक है, यहाँ पे देखिए Q समांतर होगा यम के, तो यल भी समांतर होगा यम के, यहाँ पे देख सकते हैं आप Q समांतर है, यहाँ पे Q समांतर है यम के, ठीक है ना, तो यानी यल भी समांतर होगा यम के, जो कि हमने ऊपर अभी माना हुआ है। यहाँ पे देखिए Q, यहाँ पे Q जब Q यम के समांतर है और यहाँ पे Q समांतर यल दिया हुआ है तो यम और यल समांतर यम भी होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यल समांतर होगा यम के। लेकिन यल समांतर यम संभव नहीं है, यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, तो हमने माना हुआ है, यह हमारी कल्पना थी, ठीक है ना, यह हमारी कल्पना थी कि जो हमने माना था कि P और Q एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, अगर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तो समांतर होंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब यल और यम यहाँ पे समांतर कभी नहीं होंगे, यह संभव नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यल समांतर यम संभव नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यल समांतर यम, ठीक है ना, संभव नहीं है, यल समांतर यम संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्योंकि यल और यम का, क्योंकि यल और यम का प्रतिच्छेदन सत्य तथ्य है, ठीक है ना, यल और यम का प्रतिच्छेदन ठीक है ना, सत्य तथ्य है, मतलब यल और यम जो है एक दूसरे की प्रतिच्छेदी है, यह कथन सत्य है, कहने का मतलब यह हो गया प्रतिच्छेदन सत्य तथ्य है। अब यह दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल नहीं हुई तो हम कह सकते हैं कि रेखा P, हम कह सकते हैं कि रेखा P Q को, रेखा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए P रेखा, ठीक है ना, P रेखा Q को प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स, यह चीजें जो है प्रूव्ड हो गई। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को यहाँ पे हमने लिखा हुआ है और इसको अभी एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं स्टूडेंट। लिखने वाला काम हमने पहले ही कर लिया है, क्योंकि वीडियो के बीच में अगर लिखेंगे तो वीडियो काफी लंबा होगा। तो क्या है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उस ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। कहने का मतलब क्या है, वैसे यह भी क्वेश्चन हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में समझाया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, यह जितनी भी बातें हम लोगों ने ऊपर पढ़ा इसका मतलब क्या है।
ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, यह इस बात की गारंटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक सीधी रेखा, ठीक है, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यहाँ पे दो सीधी रेखाएं हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे दो सीधी रेखाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे दो सीधी रेखाएं हैं जिसपे एक सीधी रेखा गिर रही है, अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, अंतःकोण मतलब यह कोण, ठीक है, यह आपका अंतःकोण है। तो दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों अंतःकोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। दो समकोण से कम का मतलब स्टूडेंट, दो समकोण, एक समकोण में 90 अंश होता है, दो समकोण का मतलब कि 180 अंश से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। यानी इस ओर जो है इसका, देखिए मान लीजिए इसको हम अगर कोण 1 मान लें और इसको कोण 2 मान लें, ठीक है ना, इसको कोण 1 और इसको कोण 2, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इस साइड जो कोण बनेगा, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब इस साइड इनको अगर अनिश्चित रूप से हम आगे बढ़ाएं, अनिश्चित रूप से इन दोनों रेखाओं को हम आगे बढ़ाएं, तो एक पॉइंट पे यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई मिलेंगी या एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कोण 1 प्लस कोण 2, यह दो अंतःकोण है, कोण 1 प्लस कोण 2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि दो समकोण से कम हो, ठीक है ना, तो इसका मान जो है कम होगा किससे, दो समकोण से, ठीक है स्टूडेंट्स। कोण 1 प्लस कोण 2 छोटा होगा दो समकोण से, तो यह दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, ठीक है ना, यह एक जगह जो है मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है ना, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम हो। तो इस ओर जो है इसका मान 180 अंश से कम है, तो इस ओर जो है यह मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है ना। अगर आगे तक हम बढ़ाएं तो यह निश्चित रूप से आगे बढ़ाएं तो यह रेखाएं जो है आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, कहने का मतलब यह है, ठीक है ना। और यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 छोटा है 180 अंश से, यानी दो समकोण से, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, तो हाँ निर्धारित होता है। अब यहाँ पे वही हमने लिख लिया कि यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, हाँ लिखकर जो क्वेश्चन वाली लाइन थी वही हमने लिख लिया। अब कारण क्या उसको जान लीजिए और उसको समझा देते हैं आपको। कह रहा है कि क्योंकि, अब उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि यदि दो रेखाओं पर गिरने वाली रेखा एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योग 180 अंश हो तो दोनों रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, अर्थात या अतः दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। तो देखिए यहाँ पे भी चित्र बना लेते हैं और चित्र के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे चित्र पहले बना लेते हैं। देखिए क्योंकि, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यदि दो रेखाओं पर गिरने वाली रेखा, या दो रेखाएं हैं जिसपे एक रेखा गिर रही है, ठीक है ना, एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योग 180 अंश हो, यदि एक ही ओर के कोण का, ठीक है ना, एक ही ओर का जो कोण है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ के कोण की बात करें और यहाँ से यहाँ, मान लीजिए इसको हम कोण ए मान लिए, ठीक है, और यह कोण बी है, ठीक, यदि उनका योग जो है 180 अंश होगा, दोनों रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अतः दोनों रेखाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। अब देखिए अगर आप मान लीजिए, हो सकता है आपके आंसर में इसको कुछ माना हो इन रेखाओं को, तो आपके आंसर में यह लिखा होगा यम एन, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लीजिए हम उन दोनों रेखाओं का नाम कर दें कि यह आपकी यम लाइन है, यह यल है, ठीक है ना, यह यम है और यह यन है और यह यल है,
तो जहां पे अब यह दो रेखाओं, तो यह दो रेखाएं यह हो गई, सीधी रेखा उस पे यह पड़ रही है, ठीक है ना। तो हमने जो है इन बिंदुओं को बिना माने हुए हमने ये सारी चीजें लिख दिया। अगर आप जो भी फिगर बनाएंगे उसमें जो नाम रखते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। यह बिल्कुल बिंदु पॉइंट जो लाइनिंग है वह बिल्कुल सही लिखी गई है। अब कहने का मतलब क्या है, यह चीज समझ लीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि अंतः कोणों का योग, तो यह दो अंतः कोण बन रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ के बीच का कोण भी 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ के बीच का कोण भी 90 डिग्री होगा। यानी यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि अंतः कोणों का योग 180 अंश हो तो दोनों रेखाएं। अब जब इधर का 180 अंश होगा तो नॉर्मल सी बात है कि यह 90 हुआ, तो इधर वाला भी 90 हुआ, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा जो कोण होता है वह 180 अंश होता है, यहां से यहां तक। तो जब यह ए और बी 180 अंश हुआ तो इधर वाला भी, यह भी अगर हम इसको सी और डी मान लें तो यह भी जो है यह 90 होगा, यह भी 90 होगा। यानी कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश यह भी होगा, ठीक है। अतः यह दोनों रेखाएं आपस में, यदि इनके बीच का कोण अंतः कोण जो है अगर 180 अंश है, यानी दो समकोण के बराबर है उनका सम, तो यह दोनों रेखाएं आपस में किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। और यह अगर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। यह चीजें हमने यहाँ पे पहले लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक बातें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। और स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियो आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।